ठीक है, तो मैं कोशिश करूंगा मैं बिल्कुल स्क्रैच से जाऊं। तो देखो, सबसे पहले जब हम मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टार्ट करते हैं तो आपको सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि हमने जो माइक्रो का रिवीजन किया था पिछले दिनों में, और मैंने आपको पूरा स्क्रैच से माइक्रो पढ़ाया था। तो वहां पर आपने एक चीज नोटिस करी होगी कि हम इंडिविजुअल मार्केट्स के बारे में पढ़ रहे थे, इंडिविजुअल्स के बारे में पढ़ रहे थे, वर्कर्स के बारे में पढ़ रहे थे, हम वहां पर बिजनेसेस के बारे में पढ़ रहे थे, हम इंडिविजुअल लेवल पे बात कर रहे थे हर चीज की। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज आप देखो तो वहां पर जब हम डायग्राम बनाते थे तो हम एक्स एक्सिस पे क्या लिखते थे? क्वांटिटी लिखते थे, क्योंकि हम किसी एक स्पेसिफिक इंडस्ट्री की बात करते थे। सही है। हम वाई एक्सिस पे लिखते थे प्राइस, क्योंकि हम स्पेसिफिक प्रोडक्ट की प्राइस को देखते थे। अब आप इस चीज को समझो, मैक्रो में ना हर चीज एग्रीगेट हो जाती है, मैक्रो में हर चीज का टोटल निकलता है। तो सबसे पहले तो आपको ये चीज पता होनी चाहिए, जो कि पेपर में बहुत ज्यादा अब आना शुरू हो गया है। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ माइक्रो एंड मैक्रो? तो नोट्स में क्लियरली जो है वो वहां पर लिखी हुई है कि माइक्रो और मैक्रो का फर्क क्या है और माइक्रो और मैक्रो की डेफिनेशन क्या है। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब क्या है कि आप इंडिविजुअल लेवल पे चीजों को स्टडी कर रहे हो। मैक्रो का मतलब क्या है कि यू आर स्टडिंग द होल इकोनॉमी। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में जो सबसे पहली चीज आप डेफिनेशन में लिखते हो ना, वो ये लिखते हो कि इट इज द स्टडी ऑफ द होल इकोनॉमी। यहाँ पर हम किसी एक स्पेसिफिक इंडस्ट्री की बात नहीं कर रहे, यहाँ पर हम सिर्फ प्राइमरी सेक्टर में एग्रीकल्चर की बात नहीं कर रहे, यहाँ पर हम पूरे प्राइमरी सेक्टर की बात कर रहे हैं, पूरे टर्शरी सेक्टर की बात कर रहे हैं, पूरे सेकेंडरी सेक्टर की बात कर रहे हैं, और उन सब के आउटपुट को आपस में ऐड कर रहे हैं और पूरी इकोनॉमी को एज अ होल देख रहे हैं। यहाँ पर मैं एक स्पेसिफिक इंडस्ट्री की अनएम्प्लॉयमेंट को नहीं देख रहा, मैं पूरी इकोनॉमी की अनएम्प्लॉयमेंट को देख रहा हूँ। यहाँ पर मैं प्राइस को नहीं देखता, यहाँ पर मैं प्राइस लेवल को देखता हूँ। यहाँ पर मैं एक प्रोडक्ट की प्राइस नहीं देख रहा, मैं इकोनॉमी की एवरेज प्राइस लेवल को देख रहा हूँ। और यहाँ पर मैं किसी एक इंडस्ट्री के आउटपुट को या किसी एक इंडस्ट्री की क्वांटिटी को नहीं देख रहा, मैं पूरी इकोनॉमी की आउटपुट को देख रहा हूँ। और पूरी इकोनॉमी के आउटपुट को हम क्या बोलते हैं? जीडीपी बोलते हैं। तो इसमें मैं और डिटेल में भी जा रहा हूँ। हमने जब माइक्रो स्टार्ट किया था तो माइक्रो का टॉपिक जो है, मैं हमेशा माइक्रो का जो पूरा सेगमेंट है, मैं हमेशा उसको स्टार्ट करता हूँ डिमांड के टॉपिक से। तो हम मैक्रो को भी डिमांड से स्टार्ट करेंगे, पर सबसे पहला फर्क आपका यहाँ पर ही आ जाता है कि मैक्रो में आप डिमांड को डिमांड नहीं कहते, आप डिमांड को जो है वो क्या कहते हो? एग्रीगेट डिमांड कहते हो। या एग्रीगेट के अगर वर्ड यूज नहीं कर रहे तो फिर टोटल का वर्ड यूज करो। तो देखो, वर्ड से यहाँ पर समझ आ रहा है कि वी आर टॉकिंग अबाउट द होल इकोनॉमी। हम एक इंडिविजुअल की डिमांड की बात नहीं कर रहे, हम पूरी इकोनॉमी की डिमांड की बात कर रहे हैं। अब इसको क्या क्या वर्ड से मैं पेपर में डिनोट कर सकता हूँ, जरा गौर से सुनना। सबसे पहले आप एग्रीगेट डिमांड को सिंपली कह सकते हो द टोटल डिमांड ऑफ द इकोनॉमी। ये सबसे बेसिक सेंटेंस है जो कि एक बच्चा जो है वो लिख सकता है एग्रीगेट डिमांड के साथ। पर एक अच्छा स्टूडेंट जो है वो यहाँ पर इसको इनकम से भी देखेगा। वो यहाँ पर लिख सकता है कि एग्रीगेट डिमांड इज द टोटल इनकम ऑफ द इकोनॉमी। अब ये किस तरीके से लिंक हो रहा है वो मैं आपको बता रहा हूँ। और एक और अच्छा स्टूडेंट जो कि बिल्कुल टॉप क्लास बच्चा होगा, वो जीडीपी का वर्ड यूज करेगा। जीडीपी का मतलब क्या होता है? जीडीपी का मतलब होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूँ ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का मतलब क्या है, और उससे हम इनकम और डिमांड को और सारी चीजों को लिंक करेंगे। अब जरा सुन लो। देखो, जब हम ग्रॉस डोमेस्टिक की बात करते हैं तो सबसे पहले इसको ब्रेक डाउन करो। ग्रॉस का मतलब होता है टोटल, डोमेस्टिक का मतलब होता है कि सिर्फ एक कंट्री की बात की जा रही है, प्रोडक्ट का मतलब होता है कि हम आउटपुट की बात कर रहे हैं। सबसे पहले इस चीज को समझो, माइक्रो लेवल पे जब डायग्राम्स बनती थी तो एक्स एक्सिस पे अपन लिखते थे क्वांटिटी। जब मैक्रो लेवल पे डायग्राम्स बनती हैं तो एक्स एक्सिस पे लिखते हैं जीडीपी। अब जीडीपी और क्वांटिटी में फर्क क्या है? देखो, आप इस चीज को समझो कि हम जीडीपी में ये नहीं देख रहे कि एक जैसे फॉर एग्जांपल पाकिस्तान में जो है ना वो पूरे साल में गाड़ियां भी बनती हैं, जो कि सेकेंडरी सेक्टर का पार्ट है। पाकिस्तान में लेट से पूरे साल में ऑयल भी रिफाइन होता है, जो कि आपका प्राइमरी सेक्टर में आप गिन लो उसको। इसी तरीके से यहाँ पर आप जो है वो यहाँ पर ये भी बात कर सकते हो कि पाकिस्तान में जो है वो लोग सर्विसेज के थ्रू भी कमाते हैं। पाकिस्तान में बैंकिंग सर्विसेज भी होती हैं, सही है। पाकिस्तान में लेट से चावल की प्रोडक्शन भी हो रही है। मसला क्या आ रहा है? मसला ये आ रहा है कि गाड़ियां प्रोड्यूस हो रही हैं 500, ऑयल प्रोड्यूस हो रहा है लेट से 10 लीटर का, और चावल जो है वो प्रोड्यूस हो रहे हैं 20 केजी के। मसला ये है कि मैं इन सारे यूनिट्स को आपस में ऐड नहीं कर सकता। मैं इन सारे यूनिट्स को आपस में क्यों नहीं ऐड कर सकता? क्योंकि ये अलग अलग यूनिट्स हैं। मैं 500 गाड़ियों को 10 लीटर तेल के साथ ऐड नहीं कर सकता, मैं 10 लीटर तेल को 20 केजी चावल के साथ ऐड नहीं कर सकता। तो ऐड करना पॉसिबल यहां पर नहीं है। तभी हम क्या करते हैं? हम यहाँ पर एक और आसान तरीका निकालते हैं। हम ये करते हैं कि हम पूरे प्राइमरी सेक्टर के आउटपुट को उठाते हैं और उस पूरे प्राइमरी सेक्टर के आउटपुट को प्राइस को क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर देते हैं। हम पूरे सेकेंडरी सेक्टर के आउटपुट को उठाते हैं और पूरे सेकेंडरी सेक्टर के आउटपुट की प्राइस को क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर देते हैं। हम पूरे टर्शरी सेक्टर के आउटपुट को उठाते हैं और उसकी प्राइस को क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर देते हैं। जब एक बार मैं इन सबको आपस में ऐड कर दूंगा तो मेरे पास जो अमाउंट आएगी उसको बोलते हैं जीडीपी। इसका मतलब व्हाट इज जीडीपी? जीडीपी एक कंट्री का आउटपुट तो है, पर वो वैल्यू ऑफ आउटपुट है। अब देखो, यहां पर मैं जीडीपी की डेफिनेशन लिख रहा हूं और फिर इस डेफिनेशन को ब्रेक डाउन कर रहा हूं। सबसे पहले तो आप जीडीपी की डेफिनेशन में लिखते हो कि इट इज द फाइनल वैल्यू। अब फाइनल वैल्यू का मतलब क्या है?
अगर मैं कार प्रोडक्शन की बात करता हूं, अब जरा सुनना गौर से, अगर मैं कार प्रोडक्शन की बात करता हूं तो गाड़ी की प्रोडक्शन में टायर भी बनते हैं, गाड़ी की प्रोडक्शन में गाड़ी के पार्ट्स भी बनते हैं, और गाड़ी इटसेल्फ भी असेंबल होती है। जीडीपी में इन तीनों में से कौन सी चीज आएगी? पार्ट्स आएंगे, टायर्स आएंगे, या गाड़ी आएगी? पूरी गाड़ी आएगी, या तीनों आएंगे? क्या आना चाहिए जीडीपी में? जीडीपी की कैलकुलेशन में आप किस चीज को ऐड करोगे? आप कार को ऐड करोगे। क्यों? मोस्ट लाइकली कंज्यूमर सबसे पहले क्या खरीदेगा? मोस्ट लाइकली कंज्यूमर सबसे पहले क्या खरीदेगा? गाड़ी खरीदेगा, और बाद में अगर टायर या पार्ट की जरूरत हुई तो वो खरीद लेगा, पर शुरू में तो वो गाड़ी खरीदेगा ना। मसला क्या आता है, अगर मैं पार्ट्स को, टायर्स को और गाड़ी को, इन सबकी वैल्यू को अगर मैंने जीडीपी में डाल दिया तो मेरा जीडीपी ओवरस्टेट हो जाएगा, मेरा जीडीपी जो है वो डबल काउंटिंग हो जाएगी। क्यों डबल काउंटिंग हो जाएगी? क्योंकि तुम पार्ट्स और टायर्स को अलग भी काउंट कर रहे हो, फिर तुम गाड़ी की सेलिंग प्राइस को जब काउंट करोगे उसमें भी तो पार्ट्स और टायर्स होंगे, तो डबल काउंटिंग हो जाएगी। तभी ये कहते हैं कि पार्ट्स और टायर्स को अलग से काउंट ना करो, सिर्फ गाड़ी को काउंट करो। तो ये फाइनल वैल्यू का मतलब क्या है? इट इज द फाइनल वैल्यू पेड बाय द कंज्यूमर। फाइनल वैल्यू का मतलब क्या है? पेड बाय द कंज्यूमर। अब बंदा लिख ले ये चीज कि जीडीपी की डेफिनेशन में फाइनल वैल्यू का मतलब क्या है? इट इज पेड बाय द कंज्यूमर। डायरेक्टली जो कंज्यूम होता है उन चीजों को देखते हैं। इट इज द फाइनल वैल्यू ऑफ टोटल डोमेस्टिकली प्रोड्यूस्ड आउटपुट। डोमेस्टिकली प्रोड्यूस क्यों लिख रहा हूं? क्योंकि जीडीपी एक कंट्री का होता है, डोमेस्टिकली प्रोड्यूस्ड आउटपुट। मैं पाकिस्तान का जीडीपी देख रहा हूं, पाकिस्तान के बॉर्डर के अंदर देख रहा हूं, साथ फिनिश प्रोडक्ट्स, बिल्कुल फिनिश प्रोडक्ट्स की बात हो रही है। तो डोमेस्टिकली प्रोड्यूस आउटपुट का मतलब जो पाकिस्तान के बॉर्डर्स के अंदर बन रहा है। और आगे क्या डेफिनेशन है? ओवर अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। क्या एक कंट्री हर महीने अपना जीडीपी निकालेगी? हर महीने जीडीपी नहीं निकाल सकते आप। मिनिमम क्वार्टरली निकालते हो। क्वार्टरली, एक साल में कितने क्वार्टर होते हैं? 4। मिनिमम 3 महीने का जीडीपी निकलता है, मैक्सिमम एक साल का निकलता है। बंदा ये भी लिख ले, मिनिमम 3 महीने का जीडीपी निकलता है या मैक्सिमम एक साल का जीडीपी निकलता है। नॉर्मली कंट्रीज क्या करती हैं? 6 महीने का भी निकालती हैं, 3 महीने का भी निकालती हैं, 9 महीने का भी निकालती हैं, और पूरे साल का भी निकालती हैं, 12 महीने का। क्लियर है ये चीज? 1 महीने का जीडीपी नहीं निकलता। कोई मसला? अब यहां पर समझ के आया, समझ ही आया कि एक कंट्री का जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है वो रिप्रेजेंट करता है एक कंट्री के आउटपुट को, और ये यहां पर वैल्यू ऑफ आउटपुट की बात हो रही है। और नॉर्मली आप अपने जीडीपी को कैलकुलेट करते हो डॉलर में। दुनिया की जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट करेंसी होती है ना, उसमें आप अपने जीडीपी को कैलकुलेट करते हो फॉर कंपैरिजन पर्पसेस। तो एक कॉमन करेंसी में कंट्रीज अपने जीडीपी को कैलकुलेट करती है ताकि मैं कंपेयर कर सकूं। पाकिस्तान रुपीस में भी अपना जीडीपी निकालता है, पर डॉलर में इसलिए निकालता है ताकि दूसरी कंट्री से कंपेयर कर सके। सही है। आतिफ बेटा, प्रैक्टिकल नहीं है 3 महीने से कम जीडीपी कैलकुलेट करने का, आप उसमें कुछ देख नहीं सकते कंट्री की ग्रोथ वगैरह। क्लियर है ये चीज? अब जीडीपी को मैं इनकम और डिमांड से लिंक कर रहा हूं, जरा गौर से सुनना। एक बहुत बड़ी अजम्पशन है, एक बहुत बड़ी इकोनॉमिक्स में अजम्पशन है, उसके बगैर आप ये चीज पढ़ ही नहीं सकते मैक्रो में। वॉट इज बीइंग मेड, वॉट इज बीइंग मेड इज सोल्ड। जो बन रहा है वो बिक रहा है, जो बन रहा है वो बिक रहा है। इसका मतलब अगर पाकिस्तान का जीडीपी, पाकिस्तान के आउटपुट की वैल्यू अगर पूरे साल में $20,000 की है, अगर पाकिस्तान का जीडीपी का वैल्यू पूरे साल में $20,000 का है, पाकिस्तान में $20,000 का आउटपुट बना है, इसका मतलब ये $20,000 का आउटपुट बिक भी रहा है। इसका मतलब पाकिस्तान का जो एक्सपेंडिचर होगा वो भी कितना होगा? पाकिस्तान का जो एक्सपेंडिचर होगा वो भी कितना होगा? $20,000। और क्योंकि मैं पूरे पाकिस्तान की एक्सपेंडिचर की बात कर रहा हूं तो मेरे को यहां पर इससे पहले एक वर्ड लिखना चाहिए जिसको मैं क्या कहता हूं? एग्रीगेट एक्सपेंडिचर। तो ये मेरा आ गया एई। और एक बंदे का एक्सपेंडिचर दूसरे बंदे की इनकम होती है, तो पूरे पाकिस्तान की इनकम भी कितनी होगी? $20,000। और पूरे पाकिस्तान की इनकम की बात कर रहा हूं, तो एग्रीगेट इनकम से बेहतर वर्ड यहां पर क्या होता है? नेशनल इनकम। पूरे मुल्क की इनकम की बात हो रही है। अब यहां से समझ के आया, आप डिमांड जब तक नहीं करते जब तक आप स्पेंड करने की नीयत ना हो आपकी। आप डिमांड तब तक नहीं करते जब तक आपकी स्पेंड करने की नीयत ना हो। मैंने यहां पर लिखा कि व्हाट इज बीइंग मेड इज सोल्ड। अगर पाकिस्तान में $20,000 का आउटपुट बन रहा है तो $20,000 का आउटपुट बिक रहा है, तो एक्सपेंडिचर भी 20,000 है और इनकम भी 20,000 है, क्योंकि जाहिर सी बात है एक्सपेंडिचर इनकम की इक्वल होता है। अब इसका मतलब क्या हुआ? कौन कौन से वर्ड्स आप इंटरचेंजेबली पेपर में यूज कर सकते हो? अगर एक बच्चा पेपर में एग्रीगेट एक्सपेंडिचर का वर्ड यूज करे, अगर एक बच्चा पेपर में एग्रीगेट एक्सपेंडिचर का वर्ड यूज करे तो भी सही है।
अगर एक बच्चा पेपर में एग्रीगेट डिमांड का वर्ड यूज करे तो भी सही है। अगर एक बच्चा पेपर में नेशनल इनकम का भी वर्ड यूज करे तो भी सही है। नेशनल इनकम को क्या बोलते हैं? एनवाई, क्योंकि इनकम का वेरिएबल क्या होता है? वाई होता है। और अगर एक बच्चा जो है वो पेपर में जीडीपी का वर्ड यूज करे तो भी सही है। हम कौन सा वर्ड यूज करते हैं नॉर्मली? मैं अपने स्टूडेंट्स को कौन सा यूज कराता हूँ? एग्रीगेट डिमांड हम ज्यादा यूज करते हैं और जीडीपी ज्यादा यूज करते हैं। ये दो वर्ड्स हम ज्यादा यूज करते हैं। नेशनल इनकम और एक्सपेंडिचर इतना हम यूज नहीं करते। पर कीप इन माइंड ये कि सारी चीजें आपस में इक्वल होती हैं। अब ऐसी कौन सी चीजें हैं जिससे ये एग्रीगेट एक्सपेंडिचर या एग्रीगेट डिमांड बनती है? सबसे पहली चीज जो यहां पर आपकी आती है वो क्या आती है? सबसे पहली चीज यहां पर आपकी कौन सी आती है? सी। सी का मतलब क्या है? सी का मतलब क्या है, कोई बता सकता है? सी का मतलब हमारे इकोनॉमिक्स में होता है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। सबसे पहली चीज यहां पर कौन सी आती है? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। जब एक बंदा कंजम्पशन करता है तो इससे इकोनॉमी में सर्कुलेशन ऑफ इनकम स्टार्ट हो जाती है। कैसे? अगर आप मुझे 5,000 की फीस देते हो तो ये 5,000 रुपए में आगे खर्च करूंगा। जब मैं आगे ये खर्च करूंगा तो ये मजीद आगे खर्च होंगे। इसका मतलब आपका एक्सपेंडिचर मेरी इनकम बनी, मेरा एक्सपेंडिचर किसी और की इनकम बनेगी, उसका एक्सपेंडिचर किसी और की इनकम बनेगी। इसका मतलब आपकी इकोनॉमी में पैसा जो है वो मल्टीप्लाई होता है। आपकी इकोनॉमी में पैसा क्या होता है? मल्टीप्लाई होता है। एक बार जब कंजम्पशन होती है तो उसके बाद मल्टीपल टाइम्स कंजम्पशन होती है, क्योंकि इनकम क्रिएट होती है इकोनॉमी में, इनकम सर्कुलेट करती है। मैं अगर आप मुझे अगर 5,000 की फीस देते हो तो आपका एक्सपेंडिचर मेरी इनकम तो है, आपका एक्सपेंडिचर मेरी इनकम तो है, पर मैं जब ये खर्च करूंगा तो मेरा एक्सपेंडिचर किसी और की इनकम भी तो बनेगी। तो ये साइकिल चलती है और इनकम क्रिएट होती है। इसी तरीके से अगर मैं सी के अंदर ऐड करूं आय को, ये एक और आपका कंपोनेंट होता है। ये एक और आपका कंपोनेंट होता है। आय के अंदर क्या आता है? आय के अंदर आपकी आती है इन्वेस्टमेंट का एक्सपेंडिचर, या आप कह सकते हो इन्वेस्टमेंट की स्पेंडिंग। भाई इन्वेस्टमेंट कौन करता है? प्रोड्यूसर्स करते हैं। इन्वेस्टमेंट कौन करता है? प्रोड्यूसर्स करते हैं। किन चीजों पे करते हैं? भाई फैक्ट्री खोल दी, मैंने अगर फैक्ट्री खोली तो मैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को हायर करूंगा, मैं लेबर को वेजेस दूंगा, मैं लैंड को रेंट दूंगा, मैं कैपिटल पे इंटरेस्ट दूंगा और मुझे खुद प्रॉफिट मिलेगा। तो इनकम क्रिएट हुई, यही इनकम फिर स्पेंड होगी, फिर वापस मजीद एक्सपेंडिचर बढ़ते जाएंगे, मजीद इनकम क्रिएट होती जाएगी और इकोनॉमी में सर्कुलेशन ऑफ मनी बढ़ेगी, इनकम क्रिएट होगी। फिर आगे आप उसको और बात करो, आप उसको मजीद आगे ये बताओ कि भाई एक और एक्सपेंडिचर इकोनॉमी में होता है जिसको कहते हैं जी। जी का मतलब क्या है? भाई जी का मतलब है गवर्नमेंट अपनी स्पेंडिंग यहाँ पर कर रही है। गवर्नमेंट अपनी क्या कर रही है? गवर्नमेंट यहाँ पर अपनी स्पेंडिंग कर रही है। अब गवर्नमेंट किन चीजों पे स्पेंड करती है? बहुत स्पेंडिंग होती है गवर्नमेंट की। गवर्नमेंट की बहुत तरह की स्पेंडिंग है। क्या क्या स्पेंडिंग है? गवर्नमेंट वेलफेयर स्पेंडिंग करती है, अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स दे दी है, पेंशन दे दी। गवर्नमेंट जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर पे स्पेंडिंग करती है, गवर्नमेंट जो है वो हेल्थ केयर पे स्पेंडिंग करती है, गवर्नमेंट एजुकेशन पे स्पेंडिंग करती है, गवर्नमेंट पब्लिक ट्रांसपोर्ट को सब्सिडाइज करती है। हर गवर्नमेंट की स्पेंडिंग इकोनॉमी में इनकम्स क्रिएट करता है, हर गवर्नमेंट की स्पेंडिंग इकोनॉमी में जॉब्स क्रिएट करता है, और उसकी वजह से इकोनॉमी में फर्दर सर्कुलेशन ऑफ मनी होता है। क्लियर है ये चीज? सबसे एंड में यहाँ पर आपका एक कंपोनेंट आता है जिसको हम कहते हैं एक्स माइनस एम। ये एक्स माइनस एम का क्या मतलब है? ये जो आपका प्लस एक्स माइनस एम है, इसको मैं एक अलग कलर से यहाँ पर लेके जा रहा हूं। जब हम एक्स माइनस एम की बात करते हैं तो आप इस चीज को समझो कि इस एक्स माइनस एम को जो है वो क्या बोला जाता है? बैलेंस ऑफ ट्रेड। बैलेंस ऑफ ट्रेड का मतलब क्या है कि यहाँ पर हम बैलेंस ऑफ ट्रेड की बात कर रहे हैं गुड्स एंड सर्विसेज की। सही है? यहाँ पर हम बेसिकली बात कर रहे हैं एक्सपोर्ट के रेवेन्यू की, एक्सपोर्ट के रेवेन्यू की माइनस इंपोर्ट के एक्सपेंडिचर की। यहां पर हम बात कर रहे हैं एक्सपोर्ट के रेवेन्यू की और इंपोर्ट के एक्सपेंडिचर की। सिर्फ एक्सपोर्ट या इंपोर्ट का वर्ड पेपर में यूज नहीं कर सकते, क्योंकि गलत हो जाएगा। क्योंकि एक्सपोर्ट की प्राइस भी होती है, एक्सपोर्ट की क्वांटिटी भी होती है, एक्सपोर्ट का रेवेन्यू भी होता है। इंपोर्ट की भी प्राइस होती है, इंपोर्ट की भी क्वांटिटी होती है, इंपोर्ट का भी एक्सपेंडिचर होता है। इस इक्वेशन में जो मैंने एक्स माइनस एम लिखा है ना, वो एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू की बात हो रही है, प्राइस क्वांटिटी की बात नहीं हो रही। यहाँ पर हम प्राइस क्वांटिटी की बात नहीं कर रहे। क्लियर है ये चीज? यहाँ पर आप इस चीज को समझो कि हम रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर की बात कर रहे हैं, तो आपको पूरा पेपर में वर्ड यूज करना होगा, वरना वो गलत हो जाएगा। क्लियर है ये चीज? अच्छा भाई, अब मैं थोड़ा और डिटेल में लेके जा रहा हूँ बैलेंस ऑफ ट्रेड को, जरा सुनना गौर से। अब अगर मैं मजीद बात करता हूँ बैलेंस ऑफ ट्रेड की, तो बैलेंस ऑफ ट्रेड को शॉर्ट फॉर्म में अपन बीओटी भी कह सकते हैं, और बैलेंस ऑफ ट्रेड को मैं शॉर्ट फॉर्म में जो है वो नेट एक्सपोर्ट्स भी कह सकता हूँ, जिसको एनएक्स कहते हैं। किसको कहते हैं? एनएक्स कहते हैं या नेट एक्सपोर्ट्स कहते हैं। क्लियर है ये चीज? अब यहाँ पर आप मजीद और चीजों को समझो। सही है? मजीद इस चीजों को समझो।
भाई मुझे यहाँ पर आप एक चीज बताओ कि बैलेंस ऑफ ट्रेड और नेट एक्सपोर्ट्स में जो है वो हमने किस चीज की इक्वेशन यहाँ पर तैयार करी। मैंने यहाँ पर इक्वेशन तैयार करी एक्सपोर्ट का रेवेन्यू माइनस इंपोर्ट का एक्सपेंडिचर। अब मैं शॉर्ट फॉर्म्स यूज करूंगा। अब मैं बार बार एक्सपोर्ट का रेवेन्यू नहीं लिखूंगा, मैं लिखूंगा एक्स, मैं ब्रैकेट में लिखूंगा टी आर। सही है, मैंने एक्स लिखा ब्रैकेट में टी आर लिखा, इसका मतलब कि एक्सपोर्ट का टोटल रेवेन्यू। किसकी बात कर रहा हूं? एक्सपोर्ट के टोटल रेवेन्यू की बात कर रहा हूं। और मैं इसको माइनस कर दूंगा किससे? एम के टोटल एक्सपेंडिचर से। एम बोले तो इंपोर्ट्स, टी का मतलब टोटल एक्सपेंडिचर। तो ये शॉर्ट फॉर्म्स क्लियर है, या बार बार पूरे मैक्रो में इस्तेमाल होगा? बार बार मुझसे मत पूछना ये क्या लिखा हुआ है। एक्सपोर्ट का रेवेन्यू, इंपोर्ट का एक्सपेंडिचर। भाई दो सिनेरियोज हो सकते हैं इकोनॉमी में। पहला सिनेरियो इकोनॉमी में ये हो सकता है कि लेट्स से मैं आपको कहता हूं कि पाकिस्तान में जो है वो बैलेंस ऑफ ट्रेड जो है वो सरप्लस है। पाकिस्तान का बैलेंस ऑफ ट्रेड सरप्लस है। बैलेंस ऑफ ट्रेड सरप्लस होने का मतलब है कि पाकिस्तान का एक्सपोर्ट का रेवेन्यू इज ग्रेटर देन दी इंपोर्ट का एक्सपेंडिचर। इसका मतलब मुल्क में ज्यादा पैसा आ रहा है, कम पैसा बाहर जा रहा है। ज्यादा पैसा आ रहा है और कम पैसा बाहर जा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि पाकिस्तान के इनफ्लोज आर ग्रेटर देन दी आउटफ्लोज। पाकिस्तान ज्यादा पैसे रिसीव कर रहा है, कम पैसे दे रहा है। इसका मतलब जब इनफ्लोज आउटफ्लोज से ज्यादा होंगे, इसका मतलब ये हुआ कि पाकिस्तान में जो है वो इनकम्स क्रिएट होंगी। और जब पाकिस्तान में इनकम्स क्रिएट होंगी तो पाकिस्तान में एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगा। और जैसे ही पाकिस्तान में एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगा तो इस एग्रीगेट डिमांड के बढ़ने से पाकिस्तान की प्रोडक्शन बढ़ेगी। जब पाकिस्तान की प्रोडक्शन बढ़ेगी तो इससे लेबर की जरूरत पड़ेगी, तो डिमांड फॉर लेबर बढ़ेगा। जब डिमांड फॉर लेबर बढ़ेगा तो इसका मतलब क्या हुआ कि पाकिस्तान का जो है वो पहले के मुकाबले में अनएम्प्लॉयमेंट कम हो जाएगा। जैसे ही एक इकोनॉमी में अनएम्प्लॉयमेंट कम होगा तो मजीद इनकम्स बढ़ेंगी। जैसे ये कंट्री में अनएम्प्लॉयमेंट कम होगा तो मजीद आउटपुट बढ़ेगा और ज्यादा एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगी। ये साइकिल एक बार में नहीं रुकती। ये जो इनकम आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट मैंने बढ़ाया है, ये मैंने किसके थ्रू बढ़ाया है? इस चीज को अपन क्या कहते हैं? मल्टीप्लायर इफेक्ट। जब एक बार एक मुल्क में एग्रीगेट डिमांड बढ़ती है तो वो एक बार नहीं होता, वो मल्टीपल बार होता है। बार बार इनकम्स क्रिएट हो रही है, बार बार आउटपुट बढ़ रहा है, बार बार एम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है। इस पॉइंट को फर्दर कैसे एनालाइज करूंगा? मैं इसको ये बोल सकता हूं कि ये जो बार बार मुल्क में इनकम्स बढ़ रही हैं, इसका मतलब क्या है कि जब एक बंदा पैसे ज्यादा कमाता है तो वो टैक्स भी ज्यादा देता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर पाकिस्तान में लोगों की इनकम्स बढ़ती हैं तो गवर्नमेंट का इनकम टैक्स रेवेन्यू बढ़ेगा। जब लोग पैसा ज्यादा कमाएंगे तो कंपनी का प्रॉफिट्स बढ़ेगा। सही है, पैसा जब ज्यादा कमाएंगे तो कंपनी के प्रॉफिट्स बढ़ेंगे। जब कंपनी के प्रॉफिट्स बढ़ेंगे, लोग स्पेंडिंग ज्यादा करेंगे, तो गवर्नमेंट का कॉर्पोरेशन टैक्स रेवेन्यू बढ़ेगा। कॉर्पोरेशन टैक्स रेवेन्यू क्या होता है? अ टैक्स ऑन कंपनीज प्रॉफिट्स। सही है। उसके अलावा आप ये भी कह सकते हो कि जब लोग अपनी स्पेंडिंग को बढ़ाएंगे तो वो ऑटोमेटिकली इनडायरेक्ट टैक्स भी दे रहे होंगे, तो गवर्नमेंट का इनडायरेक्ट टैक्स रेवेन्यू भी बढ़ जाएगा। ये चेन ऑफ एनालिसिस होती है जो कि एक स्टूडेंट को अपने पेपर में करनी चाहिए। हम सिर्फ लिख के आ जाते हैं टैक्स रेवेन्यू बढ़ेगा। आप उसको फर्दर एनालाइज बढ़ाओ कि टैक्स रेवेन्यू कैसे बढ़ेगा। कंपनी का प्रॉफिट बढ़ रहा है तभी गवर्नमेंट का टैक्स का रेवेन्यू बढ़ रहा है। बेटा उसको उल्टा नहीं देखो। सही है। प्रॉफिट बढ़ा है फिर जाके टैक्स का रेवेन्यू बढ़ा है गवर्नमेंट का। हमने टैक्स बढ़ा के प्रॉफिट कम नहीं करा है यहाँ पे। क्लियर है ये चीज? कोई मसला? अब लेट्स से मैं आपको कहता हूं कि भाई फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि पाकिस्तान का अब जो है वो बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या हो गया? डेफिसिट हो गया। अब बैलेंस ऑफ ट्रेड डेफिसिट होने का मतलब क्या है? बैलेंस ऑफ ट्रेड डेफिसिट होने का मतलब क्या है? भाई अगर एक कंट्री का बैलेंस ऑफ ट्रेड डेफिसिट होता है तो बैलेंस ऑफ ट्रेड डेफिसिट होने का मतलब है कि इंपोर्ट का एक्सपेंडिचर ज्यादा है और एक्सपोर्ट का रेवेन्यू जो है वो कम है। इसका मतलब ये हुआ कि मुल्क से ज्यादा पैसा बाहर जा रहा है और मुल्क के अंदर जो है वो कम पैसा आ रहा है। जब आउटफ्लोज ज्यादा होंगे, इनफ्लोज कम होंगे, इसका मतलब पहले के मुकाबले में एक कंट्री की इनकम कम हो जाएगी। जब एक कंट्री की इनकम कम हो जाएगी तो उसका मतलब उस कंट्री में लोगों की एग्रीगेट डिमांड जो है वो हम कम कर रहे हैं। जब इकोनॉमी में एग्रीगेट डिमांड कम होगी तो वापस से हमारी वो चेन शुरू हो जाएगी कि जैसे ही एग्रीगेट डिमांड कम हुई तो पहले के मुकाबले में प्रोडक्शन कम हुआ। प्रोडक्शन कम हुई तो इसका मतलब डिमांड फॉर लेबर कम हुआ। और जब डिमांड फॉर लेबर कम होगा तो पहले के मुकाबले में एक कंट्री का अनएम्प्लॉयमेंट का रेट बढ़ेगा। और जब अनएम्प्लॉयमेंट का रेट बढ़ेगा तो पहले के मुकाबले में उस कंट्री की इनकम्स कम होंगी। जैसे ही इनकम्स कम होंगी तो मजीद जो है वो आपका आउटपुट कम हो रहा होगा। मजीद जो है वो आपकी इकोनॉमी के अंदर एम्प्लॉयमेंट जो है वो गिर रही होगी। तो बेसिकली यहाँ पर आपका मल्टीप्लायर इफेक्ट तो आ रहा है, पर वो जो मल्टीप्लायर इफेक्ट है ना वो नीचे की तरफ है, तो इसको अपन क्या बोलेंगे?
डाउनवर्ड मल्टीप्लायर इफेक्ट कि मुल्क में जो है वो साइकिल तो आ रही है, वो पर नीचे की तरफ साइकिल आ रही है। इसका मतलब इकोनॉमी में अब इनकम्स कम होना शुरू हो गई है, इकोनॉमी में इनकम्स क्या हो रही हैं, कम होना शुरू हो गई है। तो ये कंप्लीट ऑपोजिट चेन है। और जब एक बार मुल्क में इनकम्स कम हो जाती हैं तो इसका मतलब लोग कम पैसे कमा रहे हैं। जब लोग कम पैसे कमा रहे हैं तो इसका मतलब पहले के मुकाबले में इनकम टैक्स रेवेन्यू कम होगा। कंपनीज जो हैं वो कम प्रॉफिट्स कमा रही हैं तो वो अपने प्रॉफिट्स पे कम टैक्स भर रही होंगी, तो कॉर्पोरेशन टैक्स रेवेन्यू भी कम होगा। और लोग जब अपनी स्पेंडिंग को रोक देंगे और कम स्पेंडिंग कर रहे होंगे तो गवर्नमेंट का इनडायरेक्ट टैक्स रेवेन्यू भी जो है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्लियर है ये चीज, कोई मसला? अच्छा भाई, फिर आप उसको और फर्दर, मैं इसको डिटेल में लेके जा रहा हूँ, सही है, मैं इसको और फर्दर डिटेल में जो है वो लेके जा रहा हूँ। क्लियर है ये चीज? अब फिर आप यहां पर ये बोलो कि अगर एक कंट्री नेट एक्सपोर्टर है, पेपर में अक्सर ये वर्ड यूज होते हैं, नेट एक्सपोर्टर। अब नेट एक्सपोर्टर का मतलब क्या है? अगर पाकिस्तान एक नेट एक्सपोर्टर है, इसका मतलब पाकिस्तान का एक्सपोर्ट का रेवेन्यू ज्यादा है और इंपोर्ट का एक्सपेंडिचर कम है, ये नेट एक्सपोर्टर होता है। अगर एक कंट्री नेट एक्सपोर्टर है, उसका मतलब उसका बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या होगा, सरप्लस होगा। क्लियर है? अगर एक कंट्री नेट इंपोर्टर है, अगर एक कंट्री नेट इंपोर्टर है, इसका मतलब उसका इंपोर्ट का एक्सपेंडिचर जो है वो एक्सपोर्ट के रेवेन्यू से जो है वो ज्यादा है। इसका मतलब ये हुआ कि उसका बैलेंस ऑफ ट्रेड जो है वो क्या चल रहा है, डेफिसिट चल रहा है। क्लियर है ये चीज? अब मुझे एक और चीज बताओ, बेटे जो टाइम पे नहीं आ सकता उसको मैं क्लास में ले लूंगा, मुझे मैसेज ना करो, मेरा ये दोस्त वेटिंग है, मेरा वो दोस्त वेटिंग है, मैं किसी को अंदर नहीं लूंगा, या मैं आप भी चले हो अगर आपको जाना है तो, मुझे तंग नहीं करो फालतू बातों में। अच्छा, फिर अब मुझे एक और चीज यहाँ पर बताओ, अगर लेट से मैं कहता हूं कि एक कंट्री नेट एक्सपोर्टर से नेट इंपोर्टर बन जाए, अगर एक कंट्री नेट एक्सपोर्टर से नेट इंपोर्टर बन जाएगी तो क्या होगा? अगर मैं कहता हूं कल को पाकिस्तान जो है वो नेट एक्सपोर्टर से नेट इंपोर्टर हो गया, तो नेट एक्सपोर्टर से नेट इंपोर्टर होने का मतलब क्या है? नेट एक्सपोर्टर से नेट इंपोर्टर होने का मतलब क्या है? कि एक कंट्री के इंपोर्ट के एक्सपेंडिचर जो है वो बढ़ रहे हैं और एक कंट्री का जो है वो एक्सपोर्ट का रेवेन्यू कम हो रहा है। ये 2 मार्क का सवाल पेपर में आ चुका है कि अगर एक कंट्री नेट एक्सपोर्टर से नेट इंपोर्टर बन रही है तो इसका मतलब क्या है। आप बोलो नेट एक्सपोर्टर से नेट इंपोर्टर बनने का मतलब है कि इंपोर्ट का एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है, एक्सपोर्ट का रेवेन्यू कम हो रहा है। और अगर इस साइकिल को मैं उल्टा कर दूं, मैं अगर नेट इंपोर्टर से नेट एक्सपोर्टर बन रहा हूं तो फिर क्या होगा? अगर मैं नेट इंपोर्टर से नेट एक्सपोर्टर बन रहा हूं तो इसका मतलब मेरा एक्सपोर्ट का रेवेन्यू बढ़ेगा और मेरे इंपोर्ट का एक्सपेंडिचर जो है वो यहां पर कम होगा। क्लियर है ये चीज, कोई मसला है यहां तक? अच्छा, अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो कि एक बार पेपर में आई है, उसके अलावा वो पूछता नहीं है, सही है, वो पूछता नहीं है, पर मैं आपको फिर भी बता रहा हूँ, ये आपको एज एज ए स्टूडेंट पता होना चाहिए। मैंने जो है ना आपके सामने एग्रीगेट एक्सपेंडिचर का वर्ड भी यूज करा, मैंने आपके सामने एग्रीगेट डिमांड का वर्ड यूज करा, आप मैं थोड़ा शॉर्ट फॉर्म से आ रहा हूँ ताकि मैं जल्दी लिख पाऊँ। मैंने जो है वो आपसे नेशनल इनकम का वर्ड यूज करा, मैंने जो है वो यहाँ पर जीडीपी का वर्ड यूज करा। अब मुझे बताया इन सारी चीजों का मतलब सेम है। मैंने आपको इसकी इक्वेशन भी सिखा दी, मैंने बताया कि इसमें सी होता है, मैंने आपको इसमें बताया इसमें आई होता है, मैंने आपको बताया इसमें जी होता है और इसमें एक्स होता है। असूलन ना इक्वेशन ये होती है, माइनस एम क्यों करते हैं, क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि वाई माइनस एम, ये इंपोर्ट को हम माइनस क्यों करते हैं। अब आप इस चीज को समझो, ये मैं आपको लॉजिक दे रहा हूँ इसकी। ये जो सी होता है ना, इस सी के अंदर दो चीजें, देखो जब एक बंदा कंजम्पशन करता है ना तो वो डोमेस्टिक कंजम्पशन भी करता है, सही है, एक बंदा जो है वो डोमेस्टिक कंजम्पशन भी करता है और एक बंदा जो है वो इम्पोर्टेड कंजम्पशन भी करता है। मसला ये है कि आप एक चीज नोटिस करो कि मैंने यहाँ पर जीडीपी लिखा हुआ है, अब जीडीपी का मतलब है डोमेस्टिक की बात हो रही है। तो क्या एग्रीगेट एक्सपेंडिचर की इक्वेशन में, एग्रीगेट डिमांड की इक्वेशन में, नेशनल इनकम की इक्वेशन में या जीडीपी की इक्वेशन में क्या इंपोर्टेड कंजम्पशन होनी चाहिए? नहीं होनी चाहिए। तो आप बेसिकली क्या करते हो कि इस इंपोर्टेड कंजम्पशन को हटाने के लिए, इस इंपोर्टेड कंजम्पशन को माइनस करने के लिए हम एंड में माइनस एम करते हैं, हम एंड में क्या करते हैं, माइनस एम करते हैं। अब ये एंड में माइनस एम क्यों हो रहा है? ये एंड में माइनस एम इसलिए हो रहा है बिकॉज वाई डिडक्ट इंपोर्ट एक्सपेंडिचर। मैं क्यों इस इक्वेशन में से इंपोर्ट के एक्सपेंडिचर को जो है वो माइनस कर रहा हूं? पहले तो मैंने आपको रट्टा लगा दिया कि भाई इक्वेशन ये होती है, अब मैं आपको इसकी लॉजिक बता रहा हूं कि इंपोर्ट का एक्सपेंडिचर क्यों माइनस होता है, क्योंकि हम कंट्री का जीडीपी निकाल रहे हैं, हम डोमेस्टिक की बात कर रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि इसका आंसर ये है कि हम क्यों इंपोर्ट्स को माइनस कर रहे हैं, बिकॉज इंपोर्ट्स
आर सब पार्ट का मतलब समझते हो, हिस्सा है, सब पार्ट ऑफ कंजम्पशन। और उस एक हिस्से को माइनस करने के लिए हम माइनस एम करते हैं, और जब उस एक हिस्से को माइनस करने के लिए हम माइनस एम करते हैं तो फिर ये पूरा एक्स माइनस एम जो है वो हमें मिल जाता है। और ये पूरा एक्स माइनस एम फिर किस चीज में कन्वर्ट हो जाता है, बैलेंस ऑफ ट्रेड में या नेट एक्सपोर्ट्स में। समझ आया ये चीज? अच्छा, एक और चीज जो कि रिसेंट पेपर में आ गई थी, आपके पेपर में नहीं आई थी, आईजीसीएसई के पेपर में आई थी, अब जरा सुनना। ठीक है। अच्छा, अगर मैं आपका क्वेश्चन इग्नोर कर रहा हूँ इसका मतलब आप आगे की बात कर रहे हो। मैं आगे वाले टॉपिक अभी टच नहीं कर रहा, मैं बिल्कुल स्क्रैच से जा रहा हूँ। सही है, मैं वो वर्ड यूज नहीं कर रहा जो आगे वाले टॉपिक में आएंगे। अगर लेट से मैं आपको कहता हूँ कि एक इकोनॉमी है जो कि क्लोज्ड इकोनॉमी है। क्लोज्ड इकोनॉमी का मतलब क्या है? सेम है बेटा, आइल सेम है। क्लोज्ड इकोनॉमी का मतलब क्या है? क्लोज्ड इकोनॉमी एक ऐसी इकोनॉमी होती है जिसमें इंटरनेशनल ट्रेड नहीं होता। जैसे नॉर्थ कोरिया क्या है? व्हाट इज नॉर्थ कोरिया? नॉर्थ कोरिया इज अ क्लोज्ड इकोनॉमी, क्योंकि नॉर्थ कोरिया किसी कंट्री के साथ इंपोर्ट और एक्सपोर्ट नहीं करता। नॉर्थ कोरिया के साथ कोई इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं करता। क्लियर है ये चीज? इसका मतलब क्लोज्ड इकोनॉमी एक ऐसी इकोनॉमी होती है जहां पर इंटरनेशनल ट्रेड नहीं होता। अब सवाल सवाल यहां पर ये आता है कि क्लोज्ड इकोनॉमी की एग्रीगेट डिमांड की इक्वेशन कैसी होगी? क्लोज्ड इकोनॉमी की एग्रीगेट डिमांड की इक्वेशन होगा सी प्लस आई प्लस जी। एक्स माइनस एम नहीं आएगा, यहाँ पर एक्स माइनस एम नहीं आएगा। बेटा कहने का मतलब है वो ऑफिशियल ट्रेडिंग नहीं कर रहे होते हैं, उनका प्रॉपर इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं है, वो लोग किसी मतलब बहुत सेलेक्टेड कंट्रीज से कर रहे होते हैं, तो नॉर्थ कोरिया को हम क्लोज्ड इकोनॉमी कहते हैं। सही है। अच्छा, एक होती है ओपन इकोनॉमी। अब पाकिस्तान की है, पाकिस्तान इज ओपन इकोनॉमी। दुनिया की जितनी भी कंट्रीज हैं वो ओपन इकोनॉमी होती है। तो ओपन इकोनॉमी वो इकोनॉमी होती है जहां पर इंटरनेशनल ट्रेड हो रहा होता है। ओपन इकोनॉमी वो इकोनॉमी होती है जिसकी एग्रीगेट डिमांड की इक्वेशन होती है सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। इसका मतलब एक ओपन इकोनॉमी में एक्स माइनस एम होता है, बैलेंस ऑफ ट्रेड होता है, नेट एक्सपोर्ट्स होता है। पर एक क्लोज्ड इकोनॉमी में ना एक्स माइनस एम होता है, ना इंटरनेशनल ट्रेड है, ना बैलेंस ऑफ ट्रेड डेफिसिट सरप्लस का कॉन्सेप्ट है, ना नेट एक्सपोर्ट्स का कॉन्सेप्ट है। क्लियर है ये चीज? कोई मसला? अच्छा, नेक्स्ट सेगमेंट यहाँ पर मेरा क्या आता है, सुनते रहना जरा गौर से। सही है। कहीं भी बंदा एक्टिव होना एंड हो जाए, नींद आना शुरू हो जाए, कॉपी उठा लो, पेंसिल से लिखते रहो जो जो चीजें बताता जा रहा हूँ। सही है, खुद एक्टिव हो जाओगे। सेकंड चीज, भाई यहाँ पर अब आपको ये बताना है कि हाउ टू मेजर नेशनल इनकम। हाउ टू मेजर नेशनल इनकम, हाउ टू मेजर एग्रीगेट एक्सपेंडिचर, हाउ टू मेजर जीडीपी, या हाउ टू मेजर एग्रीगेट डिमांड। एक कंट्री की नेशनल इनकम को कैलकुलेट कैसे करते हैं, एक कंट्री की जीडीपी को कैसे कैलकुलेट करते हैं, एक कंट्री की नेशनल इनकम को कैसे कैलकुलेट करते हैं। बेटा स्क्रीनशॉट की फिगर ना लो, फाइल पीडीएफ अपलोड होती है ड्राइव पे। ये फालतू सवाल अवॉइड करें बेटा, आपको पता है जब पीडीएफ आती है तो क्यों आप बार बार एक चीज बोलते हो। नेक्स्ट चीज, अब ये कैलकुलेट कैसे होती है, किस तरीके से आप मेजर करोगे जीडीपी, किस तरीके से आप मेजर करोगे एग्रीगेट डिमांड, किस तरीके से आप मेजर करोगे नेशनल इनकम। इसका तरीका क्या है? सबसे पहली अप्रोच देखो, इक्वेशन याद करो। इक्वेशन क्या है? इक्वेशन है जीडीपी जो होता है वो इक्वल होता है किसके? वो किसकी इक्वल होता है? एग्रीगेट एक्सपेंडिचर के। एग्रीगेट एक्सपेंडिचर किसकी इक्वल होता है? नेशनल इनकम के। ये इक्वेशन है। मैं इनकम कैलकुलेट कर लूं, या मैं एक्सपेंडिचर कैलकुलेट कर लूं, या मैं एक कंट्री के वैल्यू ऑफ आउटपुट को कैलकुलेट कर लूं, तीनों में आंसर सेम आना चाहिए। तीनों में आंसर सेम आना चाहिए। अगर मैंने नेशनल इनकम को कैलकुलेट कर लिया तो वो जीडीपी के इक्वल होगा, एक्सपेंडिचर की इक्वल होगा। अगर मैंने एक्सपेंडिचर कैलकुलेट कर लिया तो वो इनकम की इक्वल होगा, जीडीपी की इक्वल होगा। और अगर मैंने जीडीपी कैलकुलेट कर लिया तो वो एक्सपेंडिचर की इक्वल होगा, इनकम की इक्वल होगा। इसका मतलब कोई एक तरीके से भी आप कैलकुलेशन कर लो तो आपका काम हो जाएगा। कंट्रीज नॉर्मली गो फॉर एग्रीगेट एक्सपेंडिचर अप्रोच। कंट्रीज क्या करती हैं? कंट्रीज एक्सपेंडिचर अप्रोच पे जाती हैं क्योंकि सबसे आसान ही होता है। आप सिंपली क्या करोगे, आप सिंपली जो है वो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर को ऐड करोगे, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर को ऐड करोगे, गवर्नमेंट की स्पेंडिंग को ऐड करोगे, एक्सपोर्ट के रेवेन्यू को ऐड करोगे और इंपोर्ट को माइनस करोगे। आप जब इन सबको आपस में ऐड कर लोगे तो आपके पास एक कंट्री का जीडीपी आ जाएगा। सही है। मतलब मुझे एक चीज बताओ, इसका जो आंसर होगा, इन सबको जब मैं ऐड करूंगा तो मेरे पास जो आंसर आएगा वो आंसर क्या होगा? वो आंसर आपकी नेशनल इनकम होगी, वो आंसर आपका जीडीपी होगा, वो आंसर आपका एग्रीगेट एक्सपेंडिचर या एग्रीगेट डिमांड होगा। तो किसी भी एक अप्रोच से तुम कैलकुलेट करो, उसी अप्रोच से तुम्हारा काम हो जाता है। तो हमने जो पूरी एग्रीगेट डिमांड की इक्वेशन बनाई है
वो सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम है। आप इन सारी चीजों को आपस में ऐड करो, आपकी कंट्री का जीडीपी आ जाएगा। कुछ कंट्रीज इनकम अप्रोच पे जाती हैं। इनकम अप्रोच पे जाने का मतलब क्या है भाई? इनकम अप्रोच पे जाने का मतलब ये है कि आप सिंपली क्या कर रहे हो कि इकोनॉमी की जितनी भी इनकम्स है ना उनको आपस में ऐड कर लो। अब इकोनॉमी की इनकम्स क्या होती हैं? जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की इनकम्स होती हैं। भाई लेबर की इनकम क्या होती है? वेजेस। कैपिटल की इनकम क्या होती है? इंटरेस्ट। लैंड की इनकम क्या होती है? रेंट। और एंटरप्राइज की इनकम क्या होती है? प्रॉफिट। तुम इन सबको आपस में ऐड करो। तुम इन सबको आपस में ऐड करो। तुम्हारे पास जो आंसर आएगा वो एक कंट्री की क्या होगी? वो एक कंट्री की जीडीपी होगी। वो एक कंट्री की एग्रीगेट एक्सपेंडिचर या एग्रीगेट डिमांड होगी। वो एक कंट्री का नेशनल इनकम होगा। क्योंकि किसी भी अप्रोच पे जाओ आंसर सेम ही आना है, तो सारी चीजें इक्वल होती हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट यहां पर आपको पता होना चाहिए। खाली अर्नड इनकम ऐड होती है, ओनली एड अर्नड इनकम। जो कमाया हुआ पैसा होता है ना सिर्फ वो ऐड होता है। अब ऐसा कौन सा पैसा है जो कमाया हुआ नहीं? हमेशा हमेशा एक चीज याद करना कि ट्रांसफर पेमेंट्स को आप ऐड नहीं करते। ट्रांसफर पेमेंट्स क्या होती हैं? ट्रांसफर पेमेंट्स वो पेमेंट्स होती हैं जिसके रिटर्न में कोई सर्विस नहीं मिलती, जिसके रिटर्न में कोई आउटपुट जनरेट नहीं होता, जो कमाई भी इनकम नहीं होती, जिसके रिटर्न में कोई गुड्स एंड सर्विसेज आप नहीं दे रहे होते। मतलब ये कौन सी पेमेंट्स हैं? इसकी सबसे बड़ी मिसाल, इसके सबसे बड़ी मिसाल है अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट। एक बंदे को तुम फारिग बैठने के पैसे दे रहे हो, क्या रिटर्न में तुम्हें सर्विस मिल रही है? कुछ भी नहीं मिल रहा, ये ऐड नहीं होगा। एक रिटायर्ड बंदे को तुम पेंशन दे रहे हो, वो तुम्हें क्या रिटर्न में सर्विस दे रहा है? वो ऐड नहीं होगा। इसी तरीके से तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हें पॉकेट मनी दे रहे हैं, वो तुम जाके खर्च कर रहे हो, वो एक्सपेंडिचर में तो आ जाएगा पर इनकम में नहीं आएगा, वो तुमने पैसा कमाया नहीं है। इसका मतलब जो ये प्राइवेट ट्रांसफर्स होते हैं, जो ये प्राइवेट ट्रांसफर्स होते हैं, जो तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हें दे रहे हैं या तुम अपने भाई को दे रहे हो, ये जो अंदरूनी ट्रांजैक्शन हो रही होती है लोगों के बीच में, ये भी आपकी इनकम अप्रोच में ऐड नहीं है, क्योंकि ये कमाया हुआ पैसा नहीं होता। और सबसे लास्ट अप्रोच क्या होती है? सबसे लास्ट अप्रोच ये होती है कि आप सिंपली जो है वो एक इकोनॉमी के वैल्यू ऑफ आउटपुट को कैलकुलेट कर लो। आप देख लो कि मुल्क में कितना आउटपुट प्रोड्यूस हुआ है। सही है, आप देख लो मुल्क में कितना आउटपुट प्रोड्यूस हुआ है। क्लियर है ये चीज? पेंशन भी कमाई हुई इनकम नहीं है। एक रिटायर्ड बंदे ने को जो आप पैसे दे रहे हो वो रिटायरमेंट के बाद दे रहे हो, वो आपको रिटायरमेंट के बाद कोई सर्विस नहीं दे रहा है। रेमिटेंसेस भी जो है वो इसमें आता है आपका। क्लियर है? रेमिटेंसेस भी आपका इसमें आता है। अब समझना क्या है, हम पूरे मैक्रो में, सुनना जरा गौर से, हम पूरे मैक्रो में, जब मैं आपको मैक्रो पढ़ा रहा हूं, मैं पूरे मैक्रो में सिर्फ इस अप्रोच को काउंट करूंगा। हम पूरे मैक्रो को सिर्फ इस अप्रोच से पढ़ेंगे। हम पूरे मैक्रो को सिर्फ इस अप्रोच से पढ़ेंगे। क्लियर है ये चीज? बेटा आप इस चीज को समझो, इनकम अप्रोच में आप इसको काउंट नहीं करते। अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट इनकम नहीं है तो आप इसको इनकम अप्रोच में काउंट नहीं करते। पर जब अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट का जो पैसा खर्च होता है वो कंजम्पशन का पार्ट है, तो वो एक्सपेंडिचर अप्रोच में काउंट होगा। ये इक्वेशन होती है। सही है? इस तरीके से इक्वल होती है चीजें। आप उसको इनकम अप्रोच में तो काउंट नहीं कर रहे, पर आप उसको एक्सपेंडिचर अप्रोच में काउंट कर रहे हो। अब जो चीज एक्सपेंडिचर अप्रोच में आती है वो इनकम अप्रोच में नहीं आती। तो इस तरीके से बैलेंस होता है और तीनों आंसर इक्वल होते हैं। और हमें जो है वो इतनी डिटेल में नहीं जानी, हम सिर्फ एक्सपेंडिचर अप्रोच को यूज करेंगे। हम बाकी और कोई अप्रोच को यूज नहीं करेंगे। इसका मतलब मैं अगर आपसे पूरा मैक्रो पढ़ाऊंगा तो मैं सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम के बारे में लिखूंगा, मैं और कुछ भी नहीं लिखूंगा। सही है? अब आगे सुनिए। इसका मतलब मैंने ये चीज डेवलप कर ली कि एक कंट्री का जीडीपी कैलकुलेट कैसे होता है। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज आपको एक और क्या पता होनी चाहिए, ये आपको सबसे गौर से सुनना है। सही है? ये मैं सिर्फ एक बार कराऊंगा। एक चीज होती है जिसको क्या बोलते हैं? नॉमिनल जीडीपी। एक चीज होती है जिसको क्या बोलते हैं? नॉमिनल जीडीपी। अब नॉमिनल जीडीपी का मतलब क्या है? नॉमिनल जीडीपी वो जीडीपी होता है विच इज नॉट एडजस्टेड विद इन्फ्लेशन। नॉमिनल जीडीपी एक ऐसा जीडीपी है विच इज नॉट एडजस्टेड विद इन्फ्लेशन। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि नॉमिनल जीडीपी एक ऐसा जीडीपी होता है जो कि करंट प्राइसेस पे कैलकुलेट हुआ होता है, और ये इन्फ्लेशन का इफेक्ट इसमें शामिल होता है। जैसे इस टाइम पे पाकिस्तान का जो नॉमिनल जीडीपी है ना वो बहुत ज्यादा है। क्यों? क्योंकि वो करंट प्राइसेस पे कैलकुलेट हुआ है, उसमें इन्फ्लेशन का इफेक्ट शामिल है। महंगाई की वजह से वो जीडीपी हमें बहुत ज्यादा लग रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? ऐसे जीडीपी को क्या तुम इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए यूज करोगे? मुझे अगर देखना है कि एक इकोनॉमी ग्रो कर रही है कि नहीं कर रही, क्या मैं नॉमिनल जीडीपी को यूज करूंगा? मैं कभी नहीं यूज करूंगा इसको, क्योंकि नॉमिनल जीडीपी मिसलीडिंग है। इसमें इन्फ्लेशन का इफेक्ट शामिल है। इसमें इन्फ्लेशन का इफेक्ट शामिल है।
इसका मतलब ये हुआ कि हमेशा याद रखना, आप कभी भी यूज नहीं करते नॉमिनल जीडीपी को टू मेजर इकोनॉमिक ग्रोथ। तो हमेशा याद रखना नॉमिनल जीडीपी इज नॉट यूज्ड टू मेजर इकोनॉमिक ग्रोथ। आप कभी भी नॉमिनल जीडीपी को यूज नहीं करते अगर आपको अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ को कैलकुलेट करना है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपको 2 सालों का इसने नॉमिनल जीडीपी दिया हुआ है, तो वो जो परसेंटेज का चेंज मैं निकालूंगा ना, उसकी दो वजह हो सकती हैं। सुनना क्या बोल रहा हूं। अगर मुझे 2 सालों का नॉमिनल जीडीपी दिया हुआ है और उन 2 सालों का अगर मैं नॉमिनल जीडीपी का परसेंटेज चेंज निकालता हूं, तो वो परसेंटेज चेंज के पीछे दो रीजन हो सकती है। पहली रीजन, आप बोलो चेंज इन नॉमिनल जीडीपी, चेंज इन नॉमिनल जीडीपी कैन बी ड्यू टू इन्फ्लेशन, change in nominal GDP can be due to inflation or it can be due to output। अगर मैं आपको कहता हूं कि पाकिस्तान का नॉमिनल जीडीपी बढ़ रहा है, तो वो इसलिए भी बढ़ सकता है क्योंकि पाकिस्तान में इन्फ्लेशन आ रही है। वो इसलिए भी बढ़ सकता है क्योंकि पाकिस्तान में एक्चुअली आउटपुट बढ़ रहा है। तो मसला यही है ना यहाँ पे कि दो चीजें आ रही हैं, तभी हम नॉमिनल जीडीपी को यूज नहीं करते। तो इसका सोल्यूशन क्या है? इसका सोल्यूशन ये है कि आपको जो है वो हमेशा कौन सा जीडीपी इस्तेमाल करना है? रियल जीडीपी। अब रियल का मतलब क्या है? जब भी आप इकोनॉमिक्स में किसी भी वर्ड से पहले रियल लगा देते हो, तो रियल का मतलब क्या होता है कि वो चीज जो है वो इन्फ्लेशन से एडजस्ट हो जाती है। वो किससे एडजस्ट हो जाती है? इन्फ्लेशन से। अगर एक चीज इन्फ्लेशन से एडजस्टेड है, तो इसका मतलब आपने प्राइस के इफेक्ट को हटा दिया। आपने प्राइस का इफेक्ट को हटा दिया, आपने महंगाई के इफेक्ट को हटा दिया। इसका मतलब ये हुआ कि अब जो है आप रियल जीडीपी को यूज करोगे टू मेजर इकोनॉमिक ग्रोथ। यू विल यूज दिस टू मेजर द इकोनॉमिक ग्रोथ रेट ऑफ एन इकोनॉमी। क्यों? क्योंकि अगर मैं रियल जीडीपी का परसेंटेज चेंज निकालता हूं, मुझे अगर कोई कहता है कि पाकिस्तान का रियल जीडीपी बढ़ गया, तो मुझे ये चीज पता है कि रियल जीडीपी में इन्फ्लेशन एडजस्ट हुई भी है, इन्फ्लेशन माइनस हुई भी है। इसका मतलब जो रियल जीडीपी का चेंज है वो आउटपुट का चेंज है। जो रियल जीडीपी का चेंज है वो आउटपुट का चेंज है। इसका मतलब अगर एक कंट्री का रियल जीडीपी बढ़ रहा है, तो उस कंट्री का आउटपुट बढ़ रहा है, उस कंट्री का फिजिकल आउटपुट बढ़ रहा है, उस कंट्री में जॉब्स क्रिएट हो रही हैं, उस कंट्री में अनएम्प्लॉयमेंट कम हो रही है, उस इकोनॉमी में इनकम्स क्रिएट हो रही हैं। इसका मतलब क्या हुआ? चेंज इन रियल जीडीपी, चेंज इन रियल जीडीपी इज ओनली ड्यू टू आउटपुट। सही है? चेंज इन रियल जीडीपी इज ओनली ड्यू टू आउटपुट। अब एक आपको मैं न्यूमेरिकल यहाँ पर एग्जांपल दे रहा हूँ। एक न्यूमेरिकल यहाँ पर मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, गौर से सुनना। भाई लेट से मैं आपको कहता हूँ कि मुझे इसने 2010 का डेटा दिया हुआ है। अब 2010 मेरा एक ऐसा साल है जहां पर मैं कंसिडर कर रहा हूँ कोई इन्फ्लेशन नहीं है। देखो हमेशा याद रखना, जब भी आप किसी साल को दूसरे साल से कंपेयर करते हो, तो एक ऐसा साल होता है जिसको तुम अपना बेस ईयर बनाते हो। जिसको तुम क्या बनाते हो? बेस ईयर। बेस ईयर का मतलब होता है कि ये सबसे बेस्ट ईयर होता है आपकी कंट्री का। जैसे फॉर एग्जांपल, हमें हमेशा हमारे खानदान के एक बच्चे से कंपेयर किया जाता है जो कि सबसे ज्यादा टॉपर होता है। हमारे मार्क्स हमेशा उससे कंपेयर किए जाते हैं, हमारी इनकम हमेशा उससे कंपेयर की जाती है। तो ये एक तरह से वो बच्चा है। सही है? ये वो काला बच्चा है जिससे हमें कंपेयर किया जाता है। और इकोनॉमिक्स में अजम्पशन ली जाती है कि आपका जो बेस ईयर होता है, जो आपका बेंचमार्क होता है, उसमें आप इन्फ्लेशन कंसिडर नहीं कर रहे। एक छोटी सी चीज मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। सही है? एक छोटी सी चीज मैं आपको बता रहा हूं जो कि आपको खुद समझ आ जाएगी। अगर समझ आ गई तो आप एक्टिव हो। क्या मैं ये कह सकता हूं कि बेस ईयर में अगर इन्फ्लेशन नहीं है, अगर बेस ईयर में इन्फ्लेशन नहीं है, तो क्या ये कहना सही है कि बेस ईयर का नॉमिनल जीडीपी रियल जीडीपी की इक्वल होगा? क्या ये बात सही है कि बेस ईयर का नॉमिनल जीडीपी रियल जीडीपी की इक्वल होगा? ये सुन, सही है? बेसिक सी बात है। अब अगर मैं आपको कहता हूं 2020 एक ऐसा साल है जिसको मुझे कंपेयर करना है 2010 से, और 2020 एक ऐसा साल है जहां पर 20% की इन्फ्लेशन है। जहां पर कितनी इन्फ्लेशन है? 20% की इन्फ्लेशन है। सही है? जहां पर 20% की इन्फ्लेशन है। अब मसला क्या आ रहा है यहाँ पे? मसला ये आ रहा है कि 2020 में इन्फ्लेशन है। इसका मतलब 2020 का रियल जीडीपी नॉमिनल जीडीपी के इक्वल नहीं होगा, क्योंकि जब इन्फ्लेशन आ जाती है तो नॉमिनल और रियल की वैल्यूज में फर्क आ जाता है। जब इन्फ्लेशन आ जाती है तो नॉमिनल और रियल की वैल्यूज में फर्क आ जाता है। जब इन्फ्लेशन आ जाती है तो नॉमिनल और रियल की वैल्यूज में फर्क आ जाता है। अब जरा सुनना, एक न्यूमेरिकल एग्जांपल दे रहा हूँ। भाई लेट से मैं अज्यूम करता हूँ कि 2010 का जो जीडीपी है, 2010 का जो जीडीपी है, एग्जाम्पल, 2010 का जो जीडीपी है वो $2000 है। ये रियल भी है, ये नॉमिनल भी है, क्योंकि 2010 में नॉमिनल और रियल इक्वल है। क्लियर है?
अच्छा भाई, क्योंकि जब इन्फ्लेशन नहीं होगी ना तो तुम इन्फ्लेशन के इफेक्ट को हटा भी दोगे तो आंसर सेम ही रहेगा ना, क्योंकि अगर महंगाई ही नहीं है तो आप महंगाई के इफेक्ट को हटा भी दोगे तो ये सेम ही आंसर आएगा। मतलब इन्फ्लेशन के साथ भी यही आंसर है, इन्फ्लेशन के बगैर भी यही आंसर है, क्योंकि इन्फ्लेशन ही 0% है, तो आंसर 2000 ही आएगा। अच्छा, 2020 में जो मेरा जीडीपी है, 2020 में जो मेरा जीडीपी है वो कितना है? वो लेट से मैं कहता हूं है $10,000। वो कितना है? $10,000। अब मुझे एक चीज बताओ, अगर पेपर में सिर्फ जीडीपी लिखा हुआ है तो वो नॉमिनल है या रियल है? अगर डेटा रिस्पॉन्स पे सिर्फ जीडीपी लिखा हुआ है, तो बताया हुआ नहीं है नॉमिनल है रियल है, सिर्फ जीडीपी लिखा हुआ है, तो वो क्या होगा? रियल होगा, नॉमिनल होगा? वो नॉमिनल होगा बेटा, नॉमिनल होगा, सब गलत बता रहे हो, वो नॉमिनल होगा। अगर पेपर में सिर्फ जीडीपी लिखा हुआ है ना, इवन क्वेश्चन में या डेटा रिस्पॉन्स में, तो वो नॉमिनल होता है। जब तक वो रियल ना लिखे ना, वो रियल नहीं होता। अगर वो सिर्फ जीडीपी लिख रहा है तो वो नॉमिनल कह रहा है। अगर मैंने यहाँ पर सिर्फ जीडीपी लिखा है ना, तो आप अज्यूम करोगे दिस $10,000 इज नॉमिनल। आप अज्यूम करोगे दिस $10,000 इज नॉमिनल। मुझे अगर इस नॉमिनल जीडीपी को रियल जीडीपी में कन्वर्ट करना है, कैसे करूंगा? मुझे इस नॉमिनल जीडीपी को कन्वर्ट करना है टू रियल जीडीपी, तो कैसे करूंगा? क्या करूं कि ये जो है वो रियल जीडीपी बन जाए? मैं सिंपली क्या करूंगा? मैं सिंपली जो है वो इस $10,000 में से माइनस कर दूंगा 20% इन्फ्लेशन को। मैं इस 20% इन्फ्लेशन को जब माइनस कर दूंगा तो मेरे पास जो है वो रियल जीडीपी आ जाएगी। और रियल जीडीपी मेरे पास यहाँ पर कितनी आएगी? 8,333, ये मेरी रियल जीडीपी होगी। इसका मतलब क्या हुआ कि जब भी एक कंट्री में इन्फ्लेशन होगी तो रियल और नॉमिनल वैल्यूज में फर्क होगा, क्योंकि जब आप नॉमिनल में से इन्फ्लेशन को हटाओगे तो आपके पास जो है वो एक अलग वैल्यू आएगी। अब मुझे यहाँ पर आप एक चीज बताओ, माइनस इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इन्फ्लेशन का इफेक्ट हटा रहा हूँ। कल मैथ का पेपर देखा है वो बेखुदे सवाल पूछ रहे हो। सही है, इन्फ्लेशन का इफेक्ट हटाना है तो क्या करूंगा? माइनस करूंगा। कह रहे चीज। तो आप क्या करोगे? नॉमिनल जीडीपी में से इन्फ्लेशन का इफेक्ट को माइनस करूंगा तो मेरे पास रियल जीडीपी आएगा। माइनस करना पड़ता है। सही है। तो हमेशा याद रखना, चाहे डायग्राम्स हो, चाहे इकोनॉमिक ग्रोथ रेट हो, चाहे इकोनॉमी का देखना हो कि वो आगे बढ़ रही है या नीचे जा रही है, आप हमेशा रियल जीडीपी से देखोगे। अगर मैं आपको कहता हूं फॉर एग्जांपल पाकिस्तान का रियल जीडीपी बढ़ रहा है, अगर मैं आपको कहता हूं पाकिस्तान का रियल जीडीपी बढ़ रहा है और वो 2 क्वार्टर्स तक बढ़ रहा है, 2 क्वार्टर्स तक बढ़ रहा है, 6 महीने तक बढ़ता ही जा रहा है, 6 महीने से हमारा रियल जीडीपी बढ़ता ही जा रहा है, तो ये क्या होगी? इकोनॉमिक ग्रोथ। और अगर मैं आपको कहता हूं कि पाकिस्तान का रियल जीडीपी कम हो रहा है, 2 क्वार्टर्स तक कम होता जा रहा है, 6 महीने तक जो है वो लगातार गिरता जा रहा है, इसका मतलब क्या हुआ? कि पाकिस्तान में रिसेशन आ गया है। तो रियल जीडीपी जब बढ़ता है तो इकोनॉमिक ग्रोथ है, रियल जीडीपी जब कम होता है तो रिसेशन है। जीडीपी से एक और बेहतर मेजर अक्सर लिया जाता है। हमने जीडीपी भी देख लिया, हमने नॉमिनल भी देख लिया, रियल भी देख लिया। एक छोटी सी चीज है जो कि आपके सिलेबस में है या नहीं है, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। ऑफिशियल सिलेबस में नहीं लिखा हुआ पर वो पेपर में दे देता है। मैं आपको बता रहा हूँ क्या है ये। जीएनपी बोल लो या जीएनआई बोलो या जीएनवाई बोलो, ये होता क्या है? ये बेसिकली आपका होता है ग्रॉस नेशनल इनकम। इसको ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट भी बोला जाता है। सही है। ये कैसे कैलकुलेट होता है? आप सिंपली क्या करते हो कि जीडीपी के अंदर ऐड कर देते हो नेट इनकम्स फ्रॉम अब्रॉड। सही है। नेट इनकम्स फ्रॉम अब्रॉड ऐड करने का मतलब क्या है? जैसे फॉर एग्जांपल अगर पाकिस्तान से एक बंदा बाहर मुल्क में काम करने जाता है तो वो अपनी पाकिस्तान की फैमिली को वापस पैसा भेजेगा, तो वो पैसा जो भेज रहा है ना वो ऐड करो। इनफ्लो है वो, तो इनफ्लो ऐड करो। ये नेट का मतलब क्या है? ये नेट का मतलब क्या है? ये नेट का मतलब है इनफ्लो माइनस आउटफ्लो। सही है। मैं सिर्फ रेमिटेंस की एग्जांपल दे रहा हूँ, रेमिटेंस की। अगर बाहर मुल्क से पाकिस्तान में कोई रेमिटेंस भेजता है, सही है, अगर बाहर मुल्क में पाकिस्तान कोई रेमिटेंस भेजता है तो वो पाकिस्तान के लिए इनफ्लो है, तो वो जीडीपी में ऐड होगा। और अगर पाकिस्तान से कोई बंदा अपने मुल्क पैसे भेजता है तो वो पाकिस्तान के लिए आउटफ्लो है, तो वो माइनस होगा। ऐसे बहुत चीजें होती हैं, प्रॉफिट्स भी होते हैं, इंटरेस्ट की पेमेंट्स भी होती हैं, डिविडेंड्स भी होते हैं, बहुत तरीके की इनकम होती है जो कि अंदर बाहर हो रही होती है इकोनॉमी के।
तो इसको बोला ये जाता है कि यार आप उन इनकम्स को भी ऐड करो, इनफ्लो को ऐड करो, आउटफ्लो को माइनस करो, तो आपके पास एक और बेहतर वैल्यू आएगी जो कि जीडीपी से भी अच्छी होगी, और इसको कहते हैं ग्रॉस नेशनल इनकम। पर हमेशा एक चीज याद रखना, ये आपके ऑफिशियली सिलेबस का पार्ट नहीं है, आपको ये पता होना चाहिए। अगर पेपर में इसकी डेफिनेशन आ जाए तो आप लिख देना। आप सिंपली क्या करोगे, आप जीडीपी को डिफाइन करोगे और साथ में प्लस करके जो है इस लिख दो कि भाई अगर जीडीपी के अंदर आप नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड को ऐड कर दोगे तो आपके पास ग्रॉस नेशनल इनकम आ जाएगा। आपके पास क्या आ जाएगा, ग्रॉस नेशनल इनकम आ जाएगा। ये बुक में है, बुक में बराबर में इसकी एक लाइन होगी, बुक में बराबर में इसकी एक लाइन होगी। वो लाइन का मतलब है कि ऑफिशियली सिलेबस में नहीं है पर पता होना चाहिए। अगर लाइन नहीं भी है तो बस आपको अभी मैंने बता दिया, ये आपको पता होना चाहिए। क्लियर है। एक और चीज जो यहाँ पर अब आपको पता होनी चाहिए वो ये पता होनी चाहिए कि मैक्रो इकोनॉमिक्स में डायग्राम्स कैसे बनती है। वैसे तो अगर आप मैक्रो के आंसर में इतनी डायग्राम ना भी डालो तो फर्क नहीं पड़ता, पर अगर एक बच्चा डालता है तो उसके मार्क्स के चांसेस बढ़ जाते हैं, उसके एनालिसिस बढ़ जाते हैं। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में जब हम इक्विलिब्रियम की बात करते हैं, जब हम मैक्रो इकोनॉमिक में इक्विलिब्रियम की बात करते हैं तो उसको आप पहले माइक्रो से लिंक करो। माइक्रो में जो है वो हमने क्या पढ़ा है, माइक्रो में हमने ये पढ़ा है कि डिमांड जो है वो किसकी इक्वल होती है, सप्लाई की इक्वल होती है। पर बात सारी ये है कि हम मैक्रो पढ़ रहे हैं, मैक्रो में हम डिमांड को सिर्फ डिमांड नहीं कहते, मैक्रो में हम इसको एग्रीगेट डिमांड कहते हैं। और मैक्रो में हम सप्लाई को सिर्फ सप्लाई नहीं कहते, हम इसको क्या कहते हैं, एग्रीगेट सप्लाई कहते हैं। इसका मतलब मैक्रो इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम किया है वेयर एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल्स टू एग्रीगेट सप्लाई। ग्राफिकली कैसे बनाना है ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। आप सबसे पहले तो वाई एक्सिस पे सिर्फ प्राइस नहीं लिखोगे, आप प्राइस लेवल लिखोगे, क्योंकि इकोनॉमी की एवरेज प्राइस लेवल देखी जा रही है, किसी एक प्रोडक्ट की या किसी एक गुड की प्राइस नहीं है, ये इकोनॉमी की एवरेज प्राइस लेवल है। वाई एक्सिस पे मैं क्वांटिटी नहीं लिख सकता, वाई एक्सिस में आप लिखोगे रियल जीडीपी, क्योंकि मैंने आपको अभी बताया कि इकोनॉमिक्स में आप हर चीज रियल जीडीपी से देखते हो। अगर रियल जीडीपी नहीं देख रहे तो रियल आउटपुट लिखोगे, अगर रियल आउटपुट नहीं लिख ले तो रियल इनकम लिखोगे, अगर रियल इनकम नहीं लिख रहे तो फिर क्या लिखोगे, रियल एक्सपेंडिचर। क्यों, क्योंकि इन सारी चीजों का मतलब सेम है। मैं हमेशा अपने आंसर में प्राइस, रियल जीडीपी और प्राइस लेवल लिखता हूँ। एक डाउनवर्ड स्लोपिंग लाइन बनेगी, वो डाउनवर्ड स्लोपिंग लाइन एडी को रिप्रेजेंट कर रही होगी विच इज एग्रीगेट डिमांड। अपवर्ड स्लोपिंग लाइन जो है वो आपके एग्रीगेट सप्लाई को रिप्रेजेंट कर रही होगी। जहां पर इन दोनों का इंटरसेक्शन होता है वहां पर मैंने ई लिख देना है। ये वो पॉइंट होता है जहां पर एडी और ए एस इक्वल होते हैं, दिस इज योर मैक्रो इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम। आपके पास यहाँ पर एक आ गई प्राइस, यहाँ पर आपके पास आ गई एक पॉइंट रियल जीडीपी, तो आपने यहाँ पर वाई लिख दिया। क्यों नहीं लिखना, अक्सर बच्चे गड़बड़ करते हैं, मैक्रो के ग्राफ में बना तो देंगे पर लेबलिंग गलत करेंगे तो लेने के देने पड़ जाएंगे, -1 हो जाएगा। क्योंकि जब आप इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट कोई गलत कर देते हो तो फिर -1 होता है। चाहिए तो अगर आपने मैक्रो के ग्राफ में गलत लेबलिंग करी तो आपको -1 देगा वो। तो ग्राफ में काइंडली जो है वो गलती नहीं करना, अपनी तरफ से कुछ भी ना लिख देना। क्लियर है ये चीज, कोई मसला। आज सिर्फ आपकी इकोनॉमिक्स की मैक्रो की बेस सेट करी है। कल मेरा टारगेट है मैं पूरी क्लास में इन्फ्लेशन खत्म कर दूं पॉलिसीज के साथ।